नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है इस न्यू वीडियो सेशन में। तो आज भी हम लोग यहाँ पर 75 जीके जीएस करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, बिहार एसएससी का ये एक सेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है इस सेट में। तो आप लोग इस सेट को अच्छी तरीके से कवर क्या कीजिए अगर अगर आप लोग तैयारी करते हैं बिहार एसएससी एग्ज़ाम का। तो यहाँ पर हम लोग सीरीज चला रहे हैं टेस्ट का, मतलब इस सेट का बहुत सारे वीडियो जो है इस सेट का हम लोग बना चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखें तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब जीके जीएस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी यहाँ पर सेट में इंक्लूड किया है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सब है, मतलब पूछा जाने वाला है। उसके साथ साथ आप लोग को एक्स्ट्रा जीके जीएस मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग अपना प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं इस सेट का। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर है हमारा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन से शिखर महान हिमालय, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट हिमालय, में स्थित है। इनमें से कौन सा शिखर पूछा जा रहा है कि ये ग्रेट हिमालय में स्थित है। तो यहाँ पर 4 गो दिया गया है। पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है केटू जिसको हम लोग काराकोरम भी बोलते हैं, फिर धौलागिरी हो गया और नंदा देवी हो गया। तो इनमें से कौन कौन सा बताना है कि ये महान हिमालय का भाग है, मतलब महान हिमालय में स्थित है। तो बता दो यहाँ की हम लोग, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट हो गया, धौलागिरी और ये हो गया नंदा देवी। तो ये सभी जो है महान हिमालय का हिस्सा है, मतलब महान हिमालय में स्थित है। लेकिन बात करें केटू का, तो केटू जो है ये महान हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि ये जो है एक ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ट्रांस हिमालय में आ जाता है क्या, हमारा केटू। लेकिन माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी ये सभी किस में आ जाता है, महान हिमालय में, जो कि प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देखें हमारा 1, 3 और 4 सही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा यहाँ पर है 1, 3, 4, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की महान हिमालय में जो आता है पर्वतें, वो चोटी श्रृंखला, वो माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और नंदा देवी आता है, 1, 3, 4 आता है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 2। इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की भारत के समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं। तो कितने देश जो है भारत के समुद्री सीमा से जो है वो टच करते हैं। तो आप लोग बता दूं कि यहाँ पर टोटल 7 देश है जो कि भारत के समुद्री सीमा से टच करते हैं। तो कौन कौन से देश हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। अब कौन कौन सा देश है आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर से चलते हैं पश्चिम साइड से। तो सबसे पहले हमारा गुजरात हो गया जो कि समुद्री सीमा है, तो गुजरात हमारा एक हो गया। सॉरी, यहाँ पर क्या पूछा, संबंधित देश पूछा जा रहा है, ना कि राज्य पूछा रहा है। तो गुजरात इधर से हम लोग देखेंगे तो पाकिस्तान हमारा एक राज्य हो गया जो कि समुद्री सीमा बनाती है, एक पाकिस्तान हो गया एक। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे मालदीव, मालदीव भी आ जाता है अपना। तो 2 देश हो गया, मालदीव और पाकिस्तान। फिर उसके नीचे जाएंगे तो देखेंगे श्रीलंका, श्रीलंका भी एक समुद्री सीमा है, बनाती है अपना देश से। फिर उसके बाद आ जाता है अपना बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया। फिर हो गया अपना बांग्लादेश के बाद आ गया यहाँ पर म्यांमार, म्यांमार आ गया। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। उसके बाद और इधर नीचे जाएंगे तो मिल जाएगा हम लोग को क्या, थाईलैंड और इंडोनेशिया। नीचे में हो गया इंडोनेशिया, और फिर उधर म्यांमार के इधर साइड में हो जाएगा थाईलैंड। तो इंडोनेशिया एवं थाईलैंड, तो ये सभी 7 देश जो है हमारे देश से समुद्री सीमा साझा करती है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7 देश जो है हमारे भारत की जो समुद्री सीमा है उससे संबंधित देश है, कितना, 7। ये सभी देश है, आप लोग मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 3। इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की, एक साइड में राष्ट्रीय पार्क दिया है और एक साइड में दिया गया है स्थान, मतलब ये पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है, ऐसा पूछा जा रहा है। ये किस स्थान में स्थित है वो पूछा जा रहा है। तो पहला हमारा यहाँ पर कैबुल लमजाओ। तो कैबुल लमजाओ याद रखिए आप लोग, एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ पार्क है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मणिपुर में। तो इसका ये हो गया मिलन। फिर दाचीग्राम हम लोग नेशनल पार्क की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, तो ये इससे मिलन खा जाएगा। फिर मुदुमलाई की बात करें तो ये नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। मालाकाड ये तिरुनेवेली तमिलनाडु में स्थित है। तो ये सभी मिलान था। तो इस यहाँ पर देखेंगे
तो एक का 1, बी का 20, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी नेशनल पार्क कहाँ कहाँ स्थित है ये मिलान करना था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 4। इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम क्या है। तो अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप का नाम क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। लक्षद्वीप समूह हो गया, कोको द्वीप समूह, अब्दुल कलाम द्वीप और इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं कि अंडमान और म्यांमार को जो अलग करता है द्वीप वो है कोको द्वीप समूह। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर जगह कोको द्वीप समूह जो है वो अंडमान को म्यांमार से अलग करती है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 कि बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है। 4 ऑप्शन है, ग्रेनाइट हो गया, लेकोलिथ हो गया, डाइक हो गया और बेसाल्टिक चट्टानें हो गया। तो आप लोग को बता दूं कि जो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है वो है बेसाल्टिक चट्टान है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्टिक चट्टानें, याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जायरे नदी, लिम्पोपे नदी, फिर यहाँ पर आ गया नाइजर नदी और नील नदी। तो आप लोग को बता दूं कि तेल नदी के नाम से जो जाना जाता है रिवर को वो उसको जाना जाता है नाइजर नदी को। तो याद रखिए आप लोग नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ये में जायरे नदी। तो जायरे नदी को हम लोग क्या कहते हैं, कांगो नदी भी बोलते हैं। कांगो नदी किसको बोलते हैं, जायरो नदी को। तो जायरे और कांगो दोनों एक ही का नाम है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करें यहाँ पर ये सभी नदियाँ जो है लिम्पोपे, कांगो, ये सभी क्या है, ये दोनों नदियाँ जब वो किसी रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं एक और से। सबसे पहले हम लोग कर्क रेखा की बात करें, सबसे ऊपर में कर्क रेखा होता है। उसके बाद फिर आ जाएगा भूमध्य रेखा जो कि मध्य में होता है, भूमध्य रेखा आ जाएगा। फिर नीचे रहता है एक मकर रेखा। ये 3 रेखा हम लोग को मिलता है मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में। तो कर्क रेखा को जो 2 बार काटने वाली नदी है वो है माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी है। माही नदी जो वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बात करें यहाँ पर भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा को जो 2 बार काटती है नदी वो है कांगो नदी। कौन सा नदी, कांगो नदी, जिसे हम लोग जस्ट पढ़े कांगो को जायरे भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम कांगो या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं जायरे, इसे याद रख लिएगा। और लास्ट में आ जाता है अपना मकर रेखा सबसे नीचे। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदियां जो है वो है लिम्पोपे नदी। कौन सी नदी, लिम्पोपे नदी। ये 3 प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। और एक ट्रिक बता देता हूँ एक क्रम से, कर्क और भूमध्य रेखा और मकर रेखा काटने वाले नदियां जो है इसे हम लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है हमारा माँ काली। ये ट्रिक है हमारा क्रम से, कर्क रेखा, फिर भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों को काटने वाली नदियों का पहला नाम है। देख सकते हैं माँ से हो गया माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। का से याद रख सकते हैं कांगो नदी जिसको हम लोग जायरे बोलते हैं, कांगो नदी जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। फिर ली से याद रख सकते हैं लिम्पोपे नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये आप लोग ट्रिक याद रख सकते हैं महाकाली का। और इसका क्रम तो आप लोग पता है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, फिर मकर रेखा, इस प्रकार क्रम इसका है। तो ऐसा कर दिए प्रश्न आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 8 नंबर प्रश्न। और 8 नंबर प्रश्न हम लोग को पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली किस अनुक्रम में मतलब दी गई। तो यहाँ पर आप लोग को इसको प्रश्न को करने के लिए आप लोग को क्या करना चाहिए, प्रस्तावना जो हमारा उद्देशिका जो उसे याद रखना चाहिए। तो प्रस्तावना जो क्या कर सकते हैं उद्देशिका भी बोलते हैं। तो यही इसको आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, देख लीजिए इसमें क्रम क्या है इसका। तो यहाँ पर क्रम देख सकते हैं आप लोग, इसका क्रम जो है वो आप लोग वहाँ पर चिन्हित कर दिया हूँ फिगर में। तो इसका क्रम जो है देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, उसके बाद समाजवादी हो जाएगा, फिर पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, उसके बाद फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो जाएगा। तो ये क्रम है इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देखिए सबसे पहले आया है, उसके बाद समाजवादी आया था, फिर पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्र गणराज्य। तो आज का जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्रम पूछा जाता है प्रस्तावना से कि मतलब कौन सा शब्द किसके बाद आता है। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पूरा प्रस्तावना जो हमारा है उसमें भारत का प्रयोग कितने बार किया गया है।
भारत शब्द जो है उसमें कितने बार प्रयोग किया गया है प्रस्तावना में। ये आप सबके लिए HW रहा मतलब होमवर्क, इसे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि भारत शब्द का प्रयोग कितने बार प्रस्तावना में किया गया है। यह प्रश्न बना हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 9, और इस प्रश्न आप लोग पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 9 में कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो याद रखिए आप लोग अनुच्छेद 137 जो है इससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 के आर्थिक नियोजन का विषय है। तो आर्थिक नियोजन का विषय आर्थिक नियोजन वो किसका विषय है, मतलब कौन सा विषय की सूची में आता है ये बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बता दें आप लोग आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का एक विषय है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर जगह समवर्ती सूची। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 11, इस प्रश्न पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो आप लोग को बता, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। यही जो है लोकसभा का अध्यक्ष ही वो निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 12 की निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सीट मतलब युग्म जो सुमेलित नहीं है बताना है। संचालन समिति जीबी मावलंकर दिया गया है, तो यही सुमेलित नहीं है। मकबद प्रांतीय संविधान समिति जो सरदार पटेल इसका अध्यक्ष, ये सही है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये भी सही है। और संघीय शक्ति समिति जो है यहाँ पर इसका जो है अध्यक्ष वो जवाहरलाल नेहरू है, ये भी सही है। लेकिन संचालन समिति का जो अध्यक्ष है वो जीबी मावलंकर ना होकर इसका जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के हैं और ये जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर इसका राइट आंसर पूछा जाएगा कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये ही सुमेलित नहीं था। अब हम लोग सुमेलित कर दिए कि संचालन समिति का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 13, और इस प्रश्न आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 13 में कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में देश के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है लेकिन राष्ट्रपति का नहीं। तो राष्ट्रपति का शपथ आप लोग पता है कि उसका एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल में ही है राष्ट्रपति का शपथ। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी जो पदाधिकारियां हैं उसका शपथ का वर्णन किस अनुसूची में। तो याद रखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर शपथ में 3 शब्द है, 3 मतलब अक्षर है, सो पोथो शपथ। इसे याद रख सकते हैं कि ये जो शपथ का वर्णन है वो तृतीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी में शपथ का वर्णन है। बाकी बाद और बात करें हम लोग दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में जो है वो वेतन एवं भत्ते का जिक्र है। और 5वीं अनुसूची में ST/ST से रिलेटेड ST/SC से। और 6ठी अनुसूची में जो अनुसूची है 6ठी अनुसूची, इसमें पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है 4 राज्य, इसको आप लोग याद रख सकते हैं MEATM से, MEATM। तो इसमें कौन कौन सा राज्य आता है? मेघालय, असम, त्रिपुरा और क्या कर सकते हैं ये मिजोरम। तो मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य का वर्णन जो है वो 6ठी अनुसूची में है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 14, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। तो याद रखें आप लोग, वित्तीय आपात जो लागू की जाती है वो की जाती है, कोई इसका अधिकतम सीमा नहीं है। वित्तीय आपात जब वो अधिकतम सीमा अवधि नहीं है कि कितना समय तक लगा सकते हैं, जब तक मन हो तब तक वो बढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका कोई अवधि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग 14 प्रश्न कर लिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 15, और प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है आप लोग को कि भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, में कौन सा कथन जो महान न्यायवादी के संबंध में वो सही नहीं बताना है। ऑप्शन नंबर ये है, संविधान का अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी का वर्णन ये सही है, इसमें अनुच्छेद 76 में ही महान न्यायवादी का वर्णन ये सही दिया गया है। लेकिन बात करें यहाँ पर कि वो केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, तो ये गलत दिया गया है। मौके बाद वो राष्ट्रपति के प्रसाद परिजन धारण करता है, ये सही है। वह लोकसभा किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है कि वो केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है, ये गलत दिया गया है। वो कहते हैं वो केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। और मौके बाद वो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, ये सही है। लेकिन ये गलत दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 की भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार में क्या होता है। तो अगर भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो बैंक दर कम कर देगा तो क्या होगा कि
जो हमारा वाणिज्यिक बैंकें हैं वो अधिक मात्रा में क्या लेंगे, लोन लेंगे, क्योंकि दर तो कम ले रहा है। तो अगर रेट कम लेगा मतलब ब्याज जो है वो कम लेगा भारत रिजर्व बैंक, तो वाणिज्यिक बैंकें जो जो छोटे छोटे बैंक जैसे SBI हो गया, ये सब वाणिज्यिक बैंक होती है, ये सब अधिक मात्रा में लोन लेंगे। अधिक मात्रा में लोन लेंगे तो उसके बाद फिर जनता को भी अधिक मात्रा में वो लोन देंगे, तो मार्केट में जो है जनता के पास जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा पैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा पैसा होने का मतलब है तरलता बढ़ जाना। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि बाजार की तरलता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जब वो बैंक दर क्या होगा, कम होगा। तो इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुबंधित करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, कृषि लागत और मूल्य आयोग, फिर कृषि उत्पादन और विपणन समिति। तो आप लोग बता दें इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति जो है यही गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत का अनुमोदन करता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 18, इस प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की जो अवधारणा किया गया था, अब वो किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लक्ष्मीकांत झा समिति। तो इसी समिति पे जो सिफारिश पे जो MSP जो है वो अवधारणा जो वो लागू किया गया था भारत में। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए आप लोग, लक्ष्मीकांत झा समिति। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 19, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को कि बाल्को जो कि एक एल्युमिनियम कंपनी है की स्थापना किस देश में की गई थी। तो इसका स्थापना जो आप लोग याद रखिए किस देश की सहायता से की गई थी, ये किया गया था सोवियत संघ के सहायता से। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ की सहायता से बाल्को कंपनी जो एल्युमिनियम कंपनी है इसका स्थापना किया गया था भारत में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, और इससे आप लोग याद रख सकते हैं बहुत सारा जो कि आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी, बहुत सारे और भी एल्युमिनियम कंपनियां जो कि भारत में उसका किसके मदद से बना है वो आप लोग को दिया है यहाँ पर बगल में। उसके बाद बगल में दिया है वो कहाँ स्थित है, तो ये सभी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जायद किस्म की फसल है। तो इनमें से कौन जो वो जायद फसल की किस्म है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, बाजरा, कपास, ककड़ी जो कि हम लोग खीरा टाइप का होता है वो पानी वाला सामान जो है, और फिर कॉफ़ी यहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये जायद किस्म का फसल है, ये ककड़ी और खीरा। ये जो है रबी फसल और खरीफ फसल के बीच के समय में बोया जाता है। ककड़ी या खीरा देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत कम समय में उगाया जाता है पाने वाला से चीज़ से। ककड़ी या खीरा इसका राइट आंसर है, जायद फसल का ये एक किस्म है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 21 पूछा जा रहा है आप लोगों को कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, उपक्रमों के स्वामित्व पर। तो उपक्रमों के स्वामित्व पर ही ये वर्गीकृत किया गया अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ निजी होता है और कुछ सरकारी वाला भी होता है उपक्रम, तो इसी के आधार पर ये जो किया गया है वर्गीकृत, वो उपक्रमों के स्वामित्व मतलब किसका स्वामित्व है, निजी स्वामित्व है या गवर्नमेंट मतलब सरकार का स्वामित्व है, उसके आधार पर। अगर गवर्नमेंट का स्वामित्व है उसको बोलते हैं हम लोग सार्वजनिक, और अगर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व है तो इसको हम लोग बोलते हैं निजी। तो इसी के आधार पर हमारे अर्थव्यवस्था को विभाजित किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं भारत को, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक और निजी दोनों में अर्थव्यवस्था हमारा मतलब व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उपक्रमों के स्वामित्व पर। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 22, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को 22 में कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस आप लोग याद रखिएगा 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत के फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जो ये स्थित है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है पुणे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे में जो है भारत का फिल्म और टेलीविज़न संस्थान स्थित है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 24, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 24 में कि निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल की अवधि के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका अगर आप लोग दिल्ली सल्तनत पढ़े होंगे, इसका वीडियो भी हम लोग बना दिए हैं। दिल्ली सल्तनत का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं आप लोग। गुलाम वंश पढ़ेगा, गुलाम वंश का ये सभी शासक है। तो सबसे पहले जिसमें आ जाएगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है उसका दामाद इल्तुतमिश आया था, और इल्तुतमिश की जो बेटी है वो रजिया सुल्तान है। उसके बाद फिर लास्ट में बलबन भी आया था। तो इसका क्रम हो गया, सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 3 4 2, तो 1 3 4 2 देखिए ऑप्शन नंबर डी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये क्रम आप लोग देखना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा, क्रम अनुसार पढ़िए। दिल्ली सल्तनत का जो भी शासक है उसको डिटेल्स में पढ़ाया हूँ, वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, लिंक
मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक, प्ले लिस्ट ही मिल जाएगा हिस्ट्री का। और आगे उसका मतलब वीडियो जारी है लगातार, मतलब प्ले लिस्ट बनेगा उसका पूरा हिस्ट्री का। अभी दिल्ली सल्तनत चल रहा है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 25, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो आप लोग को बता दूं, अब्दुल रज्जाक जो आया था विजयनगर साम्राज्य में वो किसके समय आया था? तो वो आया था, याद रखें आप लोग, देवराय द्वितीय के समय आया था। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर होगा, देवराय द्वितीय के समय जब अब्दुल रज्जाक आया था विजयनगर साम्राज्य में। और बात करें देवराय प्रथम, तो देवराय प्रथम के समय आया था निकोली कांटी। निकोली कांटी जो है वो कहाँ का है? वो इटली का है। ये आया था किसके समय? देवराय प्रथम के समय, याद रखिए आप लोग, निकोली निकोली कांटी। तो ये जो आया था वो देवराय प्रथम के समय आया था। और आप लोग को बता दूं कि जो यहाँ पर कृष्णदेव राय है, ये बहुत प्रसिद्ध शासक था, जो कि इसी साम्राज्य का था, विजयनगर साम्राज्य का। और इसका कहानी बहुत सारे तेलानी रामन और क्या कहते हैं कृष्णदेव राय के बहुत सारे कहानी आप लोग पढ़े होंगे। तो इसके समय में एक जो आया था पुर्तगाल, वो यात्री, पुर्तगाली यात्री दो आया था, वो उसका नाम था डोमिगस पायस और बारबोसा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि डोमिगस पायस और बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री जो किसके समय आया था? क्या आया था? कृष्णदेव राय के समय। और आप लोग ये याद रखिएगा, अच्युत देव राय इसी वंश के हैं, विजयनगर साम्राज्य का है। उसके समय आया था नुनिज जो कि पुर्तगाली है, तो नुनिज पुर्तगाली जो कि है वो अच्युत देव राय के समय आया था। तो इतना प्रश्न आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 की, शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य में राज्य के खिलाफ किया था? तो याद रखिए आप लोग, शेरशाह ने जो अपना अंतिम सैन्य अभियान किया था वो कालिंजर के खिलाफ किया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कालिंजर। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सही नहीं? इनमें से कौन सा जो वो सही नहीं है? तो दीवान ये रिसायत जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय था और दीवान ये रियासत क्या है? तो ये बाजार नियंत्रण का विभाग है। और ये जो सम्मेलित है वो अलाउद्दीन खिलजी के वंश से संबंधित था। और उसके बाद दीवान ये अमीर कोई, जिसको हम लोग बोलते हैं कृषि विभाग, यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, दीवान ये कोई एक कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और दीवान ये खैरात जो है वो फिरोज शाह तुगलक के समय एक दान विभाग था, तो दान विभाग को दीवान ये खैरात और फिरोज शाह तुगलक के समय था। और बात करें यहाँ पर दीवान ये आरिज का, दीवान ये आरिज जो है वो सैन्य विभाग है। और ये इल्तुतमिश के समय में नहीं था, बल्कि बलबन के वंश में था। बलबन के साम्राज्य में ये दीवानी आरिज का जो है वो एक पद था, जो कि हम लोग सैन्य विभाग बोलते हैं। सैन्य विभाग का ये दीवानी आरिज कहा जाती है, बलबन के समय का था। तो यहाँ पर ये मिलान जब वो सम्मिलित नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दीवानी आरिज जो है वो बलबन के समय था, ना कि इल्तुतमिश के समय। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 28 की, निम्न वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा, तो किन वंश के शासकों को हुनों का आक्रमण करना पड़ा था? तो ये क्या करना पड़ा था? गुप्त वंश के शासकों को। तो गुप्त वंश के शासक ने हुनों का क्या किया था? सामना किया था आक्रमण का। इसी के समय हुनों ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 की, भगवान बुद्ध द्वारा गिरि त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? तो भगवान बुद्ध जो है वो गिरि त्याग की घटना को हम लोग बोलते हैं महानिष्क्रमण। तो ये घर से जब निकला था उसी को हम लोग कहते हैं महानिष्क्रमण। और जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ तो उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और उसके बाद धर्मचक्र प्रवर्तन जो पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, तो इसमें उसी को बोलते हैं हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन। और सर्वाधिक उपदेश याद रखिएगा आप लोग कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सर्वाधिक उपदेश दिया गया था वो श्रावस्ती में हो गया। और पहला जो उपदेश दिया गया था वो कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। इसी को हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 30 की, चट्टगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी किसके द्वारा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, बटुके सुरसेन दिया गया है, जतिन दास हो गया, फिर तीसरा ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त हो गया, और चौथा ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल जी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सूर्यसेन। तो सूर्यसेन के द्वारा ये चट्टगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना द्वारा मतलब बनाया गया था। किसके द्वारा? सूर्यसेन का द्वारा। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। अगला प्रश्न यहाँ पर कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो याद रखिए आप लोग, कांग्रेस का दूसरे अधिवेशन जो हुआ था उसमें टोटल 434 सदस्यों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 434। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि यहाँ पर कुछ उपनाम दिया गया है, उसके किसका उपनाम है वो मिलान करना है। तो याद रखिए आप लोग, सीमांत गांधी जो कहा जाता है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है सीमांत गांधी। और भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति जो कहा जाता है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है।
और महामना जो है वो मदन मोहन मालवीय का उपनाम है। और भारत का लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। तो यहाँ पर बी देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर मिलान करने के बाद। और ये सिंपल था, ये आप लोग पता ही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 और इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है कि कौन किस वंश मतलब समाज का स्थापना किया था, किसके द्वारा। तो बताना आप लोग, आर्य समाज का सबसे पहले देखें तो आर्य समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बात करें यहाँ पर प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज का स्थापना आत्मारंग पंडुरंग के द्वारा किया गया था। और बात करें यहाँ पर अलीगढ़ आंदोलन का, तो अलीगढ़ आंदोलन जो किया गया था वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और ब्रह्म समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। तो ये मिलान हो गया इसका। और इसका जब आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये मिलान आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 34 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था। तो चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन किया था, ये सविनय का और सहयोग कैसवी का मतलब महात्मा गांधी ने नेतृत्व किए थे, लेकिन भावी आंदोलन का यह नेतृत्व नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 35 23 फरवरी 1946 को राष्ट्रीय भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 36 पूछा जा रहा है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो व्यवस्था की गई है वो की गई है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था की गई। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो व्यवस्था की गई वो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट से किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 37 की लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की है। तो लंदन में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया गया है वो किया गया है किसके द्वारा, तो ये किया गया है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न यहाँ प्रश्न संख्या 38 कि भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है। तो आप लोग बता दो भूकंप का अधिकेंद्र, जैसे कि ये पृथ्वी हमारा है, यहाँ पर भूकंप स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले ये भूमि पर जहाँ पर भूकंप का एहसास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये हो जाएगा कि भूपटल पर हुआ भाग जहाँ भूकंप के तरंगों का अनुभव होता है ये उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 39 में प्रश्न है कि निम्न में से कौन पर्वत रूस में स्थित है। तो कौन सा पर्वत रूस में स्थित है, तो कॉकेसस पर्वत आप लोग याद रखिएगा। कॉकेसस पर्वत जो है ये कहाँ स्थित है, ये रूस में स्थित है। और ये पर्वत आप लोग याद रखिएगा कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में स्थित है। बात करें अपेनाइन पर्वत का, तो अपेनाइन पर्वत जो है वो इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये इटली में हो गया। अपेनाइन पर्वत कहाँ स्थित है, इटली में हो गया। और बात करें यहाँ पर एटलस पर्वत, आप लोग बता के एटलस पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है, ये अफ्रीका में स्थित है एटलस पर्वत, इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 की ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1759 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर 1759। तो नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर 41 में प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो किस यंत्र का प्रयोग हम लोग समुद्र में डूबे हुए वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए करते हैं, तो हम लोग करते हैं सोनार का। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सोनार। सोनार एक यंत्र है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का स्थिति जानने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 42 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। एक साइड में आप लोग को कुछ पदार्थ दिया गया, उसके बगल में दिया गया उसमें पाने वाला अम्ल, तो बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ये सही है। संतरा में फॉर्मिक अम्ल, ये गलत है। इमला में टोटरिक अम्ल सही है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल सही है। और अमरूद में भी ऑक्जेलिक अम्ल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलत दिया गया था, संतरा में जो है क्या दिया गया है यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल दिया, जो कि गलत है। जबकि संतरा में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में, ना कि फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल याद रखिएगा आप लोग, चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा था कौन सुमेलित नहीं है, तो बी जो यहाँ पर सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है।
तो कौन सा तत्व जो है वो संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? और कैडमियम हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये हो गया कैडमियम। कैडमियम को हम लोग संरचना नहीं कर सकते, मतलब कैडमियम से हम लोग संरचना मतलब समावयव अब नहीं बना सकते हैं। सिर्फ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब से हम लोग संरचनात्मक तत्वों का मतलब निर्माण कर सकते हैं, संरचना कर सकते हैं इन सभी तत्वों से, लेकिन कैडमियम से हम लोग संरचना नहीं करते। इसीलिए क्या कहेंगे इसको? संरचनात्मक तत्व क्या कहते हैं? संरचनात्मक तत्व नहीं कहेंगे कैडमियम को, ठीक है। बाकी बात सभी यहाँ पर तत्व जो है वो संरचनात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न में पूछा जाए आप लोग कि मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका जैसे कि आप लोग पता है कि धूप के समय बहुत दूर से आप लोग देखते हैं तो क्या दिखता है कि वहाँ पर नदी दिख रहा है, तो ऐसा कुछ होता है नहीं, सिर्फ वो क्या है प्रकार का भ्रम होता है। तो मृग मरीचिका का कारण जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग मरीचिका बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ 45 में प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइट का गुण नहीं है? तो कोलाइट का गुण कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला यहाँ पर कि कोलाइट एक विषमंगी मिश्रण है। दूसरा ऑप्शन है कि कोलाइट इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं करता, तो ये गलत दिया गया है कि कोलाइट जो है उससे प्रकाश जब हम लोग गुजारते हैं तो वो प्रकाश पुंज को क्या करता है? प्रकीर्णित करता है, लेकिन यहाँ दिया गया नहीं करता है, तो यही इसका गुण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी बात यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, ये बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा सकता, तो ये सही है। बाइबल से मुक्त होने पर भी स्थिर नहीं होता, तो ये भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन में बी दिया गया था गलत, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 46 में प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बुलेट प्रूफ बनाने के हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पर, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन, पॉलीकार्बोनेट्स और टेफ्लॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पॉलीएमाइड के प्रयोग हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में। अगला प्रश्न यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। तो अमीनो अम्ल का बहुलक क्या होता है ये बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्रोटीन है, उसके बाद यहाँ पर अपना है कार्बोहाइड्रेट, वसा और स्टार्च। तो हम बता दूँ आप लोग को अमीनो अम्ल का बहुलक जो होता है वो प्रोटीन होता है। याद रखिए आप लोग, प्रोटीन जो बना है वो अमीनो अम्लों को मिलने से ही बना है प्रोटीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो कौन सी घटना जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तीसरा ऑप्शन है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का ऊर्जा का अवशोषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण ये नहीं होता प्रकाश संश्लेषण, तो ये गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की निम्नलिखित ईंधनों में से सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? तो किसका सर्वाधिक ऊष्मीयमान होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, कोयला, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एलपीजी। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का ऊष्मीयमान जो है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न के प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? तो आप लोग को पता है कि जब हम लोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो जो परिवर्तित होता है वो तरंग दैर्घ्य, वेग और गति ये सब जो है परिवर्तित हो, बाकी बात सिर्फ आवृत्ति जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो आवृत्ति क्या होता है? वो परिवर्तित नहीं होता है। तो देख सकते हैं कि इसमें आवृत्ति नहीं है, इसमें आवृत्ति है, इसमें भी है, इसमें आवृत्ति, तो ये तीनों गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तरंग दैर्घ्य और वेग ये दोनों परिवर्तित होता है, लेकिन आवृत्ति कभी भी परिवर्तित नहीं होता एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ आ जाता है प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 में पूछा जा रहा है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? इनमें से कौन जब अदिश राशि है बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, ना कि सदिश। सदिश इसको बोलते हैं जिसमें समय और क्या कहते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों, उसे हम लोग बोलते हैं सदिश राशि, और जिसमें सिर्फ परिमाण होता है उसे हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग हम लोग करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, निकेल है और प्लेटिनम चूर्ण है, फिर लोहे का चूर्ण है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग हम लोग करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। तो याद रखिए आप लोग, प्लेटिनम चूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 53
पूछा जा रहा है आप लोग का प्रश्न संख्या 53 में कि कांच के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन जो कांच के विषय में सही नहीं ये बताना है। 4 ऑप्शन अपने यहाँ पर। कांच के निर्माण में रेत सोडा क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है, इसका क्रिस्टल रचना नहीं होता है, कांच एक यौगिक है, कांच एक अतिस्थिति द्रव है। तो इसमें ये अतिस्थिति द्रव सही है, कांच एक जो है यौगिक है, ये भी है ना। कांच जो है एक यौगिक, ये गलत दिया गया है। उसके बाद इसका क्रिस्टल संरचना नहीं होता, ये सही है। कांच के निर्माण में रेत सोडा क्वार्ट्ज इसका प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया कांच एक यौगिक है, ये गलत दिया गया है। कांच एक यौगिक नहीं है बल्कि एक मिश्रण, ठीक है। तो ये गलत जगह, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर स्कर्वी रोग होता है किस विटामिन की कमी से, तो बताया आप लोग को स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, और विटामिन डी से कमी से रिकेट्स हो गया, के कमी से जो आपको पता है कि विटामिन के की कमी से खून नहीं जमने लगता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, बांझपन जैसे होता है, उसे हम लोग बोलते हैं विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 55, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है। तो मतलब वो उदासीन के समय किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर मिलान करना, एक साइड में आप लोग को कुछ सिद्धांत दिया गया, दूसरे साइड में उससे संबंधित है जो वैज्ञानिक है उसका मतलब मिलान करना है। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर देखिए दिया है हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत, याद रखिए आप लोग। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत जो है वो हो जाएगा किस पे नियम पर, तो पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत होता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सिद्धांत। फिर हो गया गति के जड़त्व का सिद्धांत जो है, गति के जड़त्व का सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया गया था गैलीलियो के द्वारा, ठीक है। और सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत जो है वो कोपरनिकस के द्वारा, और गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक नियम न्यूटन के द्वारा। तो ये मिलान हो गया। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आप लोग चुन लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर ए का हो गया 3, फिर बी का 2, तो ए का 3 और बी का 2 यहाँ ऑप्शन नंबर बी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 57 की दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न में से क्या होता है। तो दूरदृष्टि दोष के कारण क्या होता है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दूरदृष्टि दोष में आप लोग याद रखें कि लेंस की क्षमता घट जाता है और लेंस की फोकस दूरी भी बढ़ जाता है, इसका राइट आंसर ए प्लस बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन, इसमें कौन पादप हार्मोन एब्सिसिक अम्ल है, ऑक्सीन है, एथिलीन, इनमें सभी आप लोग का क्या हो जाएगा पादप हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 59, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, याद रखिए आप लोग। प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पर पूछा जा रहा है किससे बनी होती है, तो याद रखें आप लोग प्लाज्मा झिल्ली जो बना होता है वो लिपिड एवं प्रोटीन दोनों का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, लिपिड और प्रोटीन दोनों मिलकर प्लाज्मा झिल्ली बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 60, और प्रश्न संख्या 60 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि कीट रंग वाहकों की सूची 1 में कीट रंग वाहक है और सूची 2 में है बीमारी, तो इससे मिलान करना है। तो सबसे पहले आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ कि काला जार, तो काला जार क्या होता है कि हम लोग मिट्टी में खेलते हैं, तो मिट्टी में खेलने से क्या हो जाता है, काला हो जाते हैं। मतलब मिट्टी आप लोग एक प्रकार का सैंड समझ लीजिए, बालू समझ लीजिए, तो बालू में खेलने से क्या होता है कि काला हो जाते हैं हम लोग। तो सैंड से हो गया रेत मक्खी, मतलब सैंड फ्लाई, जिसको हम लोग बोलते हैं रेत मक्खी हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं सैंड फ्लाई। तो काला जार किसके कारण हम लोग याद रखेंगे, रेत मक्खी के कारण होता है। और ट्रिक है इसका कि हम लोग जब मिट्टी में खेलेंगे, धूल में खेलेंगे, रेत में खेलेंगे तो काला हो जाएंगे। तो ये मिलान कर लीजिएगा, काला जार हो गया रेत मक्खी से। और सोते तो हम लोग किससे करते हैं, सी सी ऐसे करके सोते हैं, सांस लेके सी सी। तो नींद का बीमारी जो है वो सीसी मक्खी के कारण होता है। नींद बीमारी हो गया सीसी मक्खी से। उसके बाद बचा एनाफिलिस, तो मदा एनाफिलिस आप लोग पता है मलेरिया होता है। फिर क्यूलेक्स मच्छर के कारण फैलेरिया होता है। ये आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, एक ऑप्शन 4 हो गया, 1 का 4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में एक मात्र है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने से क्या बनता है। तो मांसपेशी को अस्थि से जब जोड़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेंडन, जिसको हम लोग कंडरा भी बोलते हैं। तो मांसपेशियों को अस्थि को जोड़ने वाला जो तत्व होता है, सॉरी हड्डी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंडन, कंडरा बोलते हैं। और बात करें यहाँ पर अस्थि अस्थि जब जोड़ेंगे तो अस्थि और अस्थि दोनों मिलकर क्या बनेगा, लिंगामेंट बनता है। लिंगामेंट जिसको हम लोग स्नायु भी बोलते हैं हिंदी में, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और बात करें यहाँ पर एरियोलर का, तो एरियोलर जब बनता है वो बनता है मांसपेशी और त्वचा को जोड़ने, तो मांसपेशी त्वचा को जब जोड़ते हैं तो एरियोलर बनता है।
और आप लोग याद रखिएगा मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ेंगे तो सेलेक्सर बनता है, सेलेक्सर। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 62 के निम्न में से कौन सा कोशिका का बिजली घर है। तो कोशिका का बिजली घर आप लोग को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 63 हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। तो कहीं कहीं जीन संश्लेषण भी दिया जाता है, तो इस पर आप डाउट नहीं कीजिएगा। जो मतलब दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप लोग जो एक ऑप्शन रहेगा वो मारिएगा, मगर अगर दोनों रहेगा तो प्रोटीन संश्लेषण चूज कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 64 नंबर की रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिए आप लोग रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज वो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। लेकिन पूछा जाए कि रक्त ग्रुप जो होता है वो किसने खोज किया था। तो ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 65 की ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है वो ऑडियोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 66 की केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। याद रखिए आप लोग ये घोषणा की गई है 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने का, वो वहीदा रहमान को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के पेंशन के और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है। तो मंजूरी दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग कि नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया। ये किया गया था 19 सितंबर 2023 ईस्वी को, 19 सितंबर 2023 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 69 में प्रश्न कि किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई। तो द स्टोरी टेलर एक मतलब कृति है, तो ये सबसे महंगी कृति बन गई है किस कलाकार के द्वारा ये बनाया गया है, तो ये बताना आप लोग को। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर तैयब मेहता है, श्रेया घोषाल है, अमृता शेरगिल और शारदा सिन्हा। तो आप लोग बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल का ये आर्ट है द स्टोरी ऑफ टेलर, जो कि सबसे महंगी कृति बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 70 आ जाता है। प्रश्न संख्या 70 में क्या करना है कि एक साइड में आप लोग को पुस्तक दिया है, दूसरे साइड में लेखक, इसे मिलान करना है। तो यहाँ पर पहला पुस्तक है वेस्टर्न लर्न। याद रखिए आप लोग वेस्टर्न लर्न जो पुस्तक है वह चेतना मारू का है। किसका है? चेतना मारू का। और बात करें यहाँ पर कि जेबा जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, तो ये जो लिखा गया है ये होमाजी कुरैशी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर है द टर्म ऑफ होम सॉरी यहाँ पर लिखा है टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेग्स एंड वीगल्स। तो इसका जो लेखक है वो विजय राघवन है। ये सभी इनमें से सुमेलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसमें सुमेलित है। यहाँ पूछा जा रहा था कि कौन सुमेलित है, ये सभी इनमें सुमेलित है। वेस्टर्न लर्न पुस्तक हो गया चेतना मारू का, जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो ये हो गया हेमा कुरैशी का, और टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड वीगल्स ये पुस्तक लिखा गया विजय राघवन द्वारा। तो यहाँ पर सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन नंबर 71 है। यहाँ की पूछा जा 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 2030 में जो 21वां खेल होगा एशियाई खेल वो कहाँ आयोजन किया जाएगा। तो याद रखिए आप लोग इसका जो आयोजन होगा वो होगा दोहा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोहा में आयोजन होगा 21वीं एशियाई खेल 2030 का। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 72, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार जीता है। तो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है विहान ताल्या विकास के द्वारा। विहान ताल्या विकास ने जो है यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीत लिया है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 73 कि हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है AI को। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर 74 में प्रश्न, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है हीरालाल समरिया का। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल समरिया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 75 में प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है भारत सरकार ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 2024 तक ही लक्ष्य रखा था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है। तो आशा करते हैं 75 क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ वीडियो का मतलब ये क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।